निधि वन में जा रहा है, वो भी आधी रात में, जब वहाँ तुम्हारा भगवान आता है। मार्कस इंग्लैंड से भारत में तीसरी बार आया था और इस बीच उसने यहाँ अच्छी खासी हिंदी बोलना भी सीख ली थी। और हर बार वो इस कोशिश में ही आता है कि कैसे भी उसे उस निधि वन में एक रात गुजारने का मौका मिल जाए और वो ये जान पाए कि सच में वहाँ कुछ वैसा होता भी है जिसके बारे में लोग बताते हैं, या फिर ये सब एक अफवाह है कि वहाँ खुद श्री कृष्ण भगवान आते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। अरे मार्कस साहब, आप समझते क्यों नहीं? आप जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाएंगे। जिसने भी आज तक ये देखने की कोशिश की है वो जिंदा ही नहीं बचा, और अगर बचा भी तो कुछ कहने के लायक नहीं बचा। मोहन की बात सुन मार्कस उसे भड़काते हुए कहता है, अच्छा तो तेरा भगवान लोगों की जान लेता है। मार्कस के इतना कहते ही वृंदावन का पूरा होटल चमक उठा और बादल गरजने लगे। सभी मोहन आकाश में देखते हुए बोला, राधे राधे, माफ करना रे, ये आपकी लीला नहीं समझ पा रहे। अरे मार्कस साहब, हमारे बांसुरी बजेगा किसी की जान नहीं लेते। लोग उन्हें देखने की लालसा में पहुंच जाते हैं निधिवन, पर अपनी साधारण आंखों से उनके तेज को झेल नहीं पाते। इसलिए कोई अंधा, कोई पागल हो जाता है और कोई प्रभु के दर्शन पा मोक्ष पा लेता है। मोहन की बातें सुन मार्कस खींच गया और चिल्लाते हुए बोला, मोहन, मैं तुमको पिछले 3 साल से इतना कुछ इसलिए नहीं देता है कि तुम आपको पहाड़ा देता रहो। इस बार अगर तुम मुझे निधिवन नहीं लगाए तो स्टॉप फिर तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल के टूटे फूटे बिल्डिंग में जाएगा। मार्कस साहब, बात पैसों की नहीं है, आपकी सलामती की है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए। मोहन की तरह कहते ही मार्कस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आउटर के हाईवे से सीधे वृंदावन की तरफ बढ़ चला। गाड़ी से उतर मोहन रात के सन्नाटे में मार्कस को वृंदावन की गलियों में ले जाता है। मोहन, तुम आपको कहाँ ले जाता है? ये सब आप घूम चुका है। पता है मुझे साहब, मेरे साथ आइए, किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहता हुआ मोहन मार्कस को सड़क किनारे घर के ओर से बैठे हुए एक आदमी के पास ले जाता है। राधे राधे सूरदास जी, ये मार्कस साहब है, इंग्लैंड से आए, निधिवन घूमना चाहते हैं। राधे राधे, ये तो अच्छी बात है। सुबह होते ही ले जाओ इन्हें और दिखाओ वन तुलसी की उलझी हुई लताएं, और सुनाओ प्रभु की लीला कि कैसे रात को ये लताएं गोपियों का रूप ले लेते हैं। दिन में आए, मुझे आधी रात में जाना है। मार्कस का ये लफ्ज सुनते ही वो सूरदास अपने सिर से चादर हटाता है और अपने पूरे स्वरूप को प्रकाश में ले आता है, जिसे देख मार्कस के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि सूरदास की आंखें होती ही नहीं है, उस जगह पर काले काले गड्ढे होते हैं और उससे उसका चेहरा बहुत ही भयावह लगता है। आज तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मूर्ख ज्ञानी, मैं प्रभु के दर्शन को चला गया, पर यह भूल गया कि इन साधारण आंखों से प्रभु के तेज को झेल पाना मुमकिन नहीं है। सूरदास की बात सुन मार्कस हंसने लगा और फिर बोला, तुम साहब झूठी कहानी बना लोगों को बेवकूफ बनाता है। मोहन, ये बकवास छोड़ो, मुझे लेके चलो नीति हुआ। मत जाना वहाँ मुसाफिर, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी हो जाए। राधे राधे। मार्कस सूरदास की बातें भी नहीं सुनता है और बहुत जिद करने लगता है कि वो उसे निधि वन ले जाए, लेकिन मोहन बार बार उसे ऐसे इंसान से मिलाने लगा जो पहले ही करने की कोशिश कर चुके हैं, और फिर आज उनकी ये दशा है। मोहन ने तो उसे कुछ ऐसे इंसानों से भी मिलवाया जो निधि वन में गया तो था, लेकिन सच का खुलासा होने पर जब वापस आया तो उसके मुंह से राधे राधे के सिवा कुछ और नहीं निकला, और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर दी है। उसके मुंह से राधे राधे के सिवा कुछ और नहीं निकला, और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर दी है। इन सब को देखने के बाद भी मार्कस निधि वन में जाने की जिद पर अड़ा रहा। मोहन, तुम मुझे ऐसे रोक रहे हो जैसे वो कोई पुतिया जगह है। अरे इतनी बातें सुन के तो आप मेरी भी तुम्हारे भगवान के प्रति आस्था जाग गया है, और अगर वो सच में दर्शन देता है तो मुझे देखना ही है। ले चलो मुझे, ये लो तुम मेरा एटीएम कार्ड भी रख लो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सब तुम्हारा। मोहन को पता था कि मार्कस के अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो उसे ले जाने में हिचकिचा रहा था, पर काफी जिद के बाद वो मान गया और अगली शाम वो मार्कस को लेने निधिवन पहुंच जाता है, जहाँ पहले से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वहाँ मौजूद पंडितों ने लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। राधे राधे भक्तों, चलिए बाहर जाइए, अब कल सुबह निधिवन के दरवाजे खुलेंगे। पंडित कहता हुआ लोगों को बाहर करने लगा, और इस बीच कुछ लोगों को बाहर भी किया जो वहीं कहीं छिप रहे थे। तभी मार्कस ने मोहन से कहा, मुझे किसी ऐसी जगह छुपाओ कि कोई ढूंढ न पाए। मोहन ने मार्कस को एक घने पेड़ की लताओं के पीछे छिपा दिया, और जब उसने देखा कि पंडित इधर आ रहा है तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ गया। राधे राधे पंडित जी, देख लिया मैंने, अब कोई नहीं है, चल चल हम भी चलते। राधे राधे। इतना कहते हुए वो भी बाहर निकल जाते हैं और फिर निधिवन का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब मार्कस निधिवन में बिल्कुल अकेला था। उसने पाया जैसे जैसे शाम ढल रही है सभी पशु पक्षी, यहाँ तक के कीड़े मकोड़े भी अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। पूरे दिन जहाँ इस वन में बंदरों का हुजूम दिखता है, वो भी एक एक करके बच्चों को खींचते हुए भाग रहे। पक्षियों का झुंड भी अपने निधिवन से गायब हो गया है, और तो और चींटियां भी कतार में जमीन के अंदर अपने बिल में घुसने लगी थी। तभी अचानक से मार्कस को खिड़की और दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। उसने नजरें घुमाई तो पाया कि आसपास जितने भी घर हैं उनकी खिड़की और दरवाजे निधिवन को खोलते हैं, वो उसे बंद कर रहे थे। और यही वो वक्त था जब मार्कस के कदम पहले जमना शुरू हो गए। वो सोचने लगा, कहीं उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। निधिवन के ऊपर अब घनघोर अंधेरा छा गया और हवाएं ऐसी चलने लगी जिससे वहां मौजूद सभी पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी, पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मार्कस को एहसास हो कि वहाँ कुछ वैसा भी होता है जिसके चर्चे उसने सुने। Oh God, what am I doing here? पता नहीं आगे क्या होगा। इतना कहता हुआ मार्कस वही पेड़ के नीचे बैठ गया।
और अचानक से वन के अंदर ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई। मार्कस ठंड से कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी ठंड बढ़ी कैसे। तभी उसकी नजर अचानक एक कंबल पर गई जो उससे कहीं दूर गिरा हुआ था। खुद को ढका के मुंह लेता है। धीरे धीरे उसे गर्माहट मिलने लगती है और गर्माहट की वजह से कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 2 बज रहे थे। आसपास उसने नजर घुमाई तो पाया कि सब कुछ बदल चुका है। वन तुलसी के पेड़ भी अब पहले की तरह नहीं है बल्कि आपस में बेहद ही उलझे हुए हैं, जैसे कोई बाहों में बाहें डाल झूम रहा हो। मार्कस झट से खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। तभी उस सन्नाटे में उसके कान में एक आवाज गूंजी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है उसके।